अगर मुझे पूरी जिंदगी के लिए सिर्फ एक कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो तो वो होने वाला है मिड कैप म्यूचुअल फंड, क्योंकि जो मैंने रिसर्च करी उस रिसर्च में कुछ अमेजिंग डेटा निकल के आया जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये डेटा देखो, यहां पर आपको निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप 250 और निफ्टी 500 दिख रहे हैं। ये जो डेटा इसको देख करके मजा आ जाता है, क्योंकि अगर मैं एक साल की बात करूंगा सो निफ्टी 50 -3% के रिटर्न दे रहा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 -11, निफ्टी मिड कैप 150 -5% के आसपास, निफ्टी स्मॉल कैप -8% के आसपास और निफ्टी 500 -3%। अब हमें स्मॉल कैप पसंद इसलिए होता है क्योंकि स्मॉल कैप ज्यादा रिटर्न्स देता है, ऐसा एग्जाम्पल हमने पास्ट में देखा है। लेकिन डेटा यहां पे कुछ और दिखाता है। अगर मैं यहां पे 3 साल, 5 साल, 10 साल और 15 साल की बात करूं तो आप यहां पे आसानी से देख सकते हो निफ्टी मिड कैप ने 22.5% के सीएजीआर से हिस्टोरिकली रिटर्न दिए हैं। वहीं पे स्मॉल कैप ने 22.7, अगर मैं 5 साल की बात करूं 27.5% के सीएजीआर से, वहीं पे स्मॉल कैप ने 28%, 1% ज्यादा दिया है, जहां पे निफ्टी स्मॉल कैप 15.6 और 15 साल की बात करूं तो 15 और 13 के आसपास। और ये चीज हमें ये दिखाती है कि जो निफ्टी के इंडेक्स हैं, जैसे मिड कैप इंडेक्स हो गया, स्मॉल कैप इंडेक्स हो गया, तो अगर हम मेन इंडेक्स की बात करें तो यहां पर जो मिड कैप है वो सरपास करता है स्मॉल कैप से। अब लोग बोलेंगे एक्टिव फंड पे आओ, मैं उस पे भी आने वाला हूं, लेकिन अगर मैं वोलेटिलिटी चेक करूं कि रिस्क कितना है, तो जो रिस्क है निफ्टी मिड कैप में वो 18 के आसपास का रहा है। आप देखो यहां पे जो लार्ज कैप है इससे ज्यादा रहा है, लेकिन स्मॉल कैप में वोलेटिलिटी मतलब रिस्क 20 का रहा है। 3 साल में 15.8% के आसपास अपसाइड डाउनसाइड कैप्चर इश्यू की हम बात कर रहे हैं, यहां पे है 17% के आसपास। 5 साल में 16 और यहां पर है 18%। मतलब आप खुद देख सकते हो कि डेटा हमें बता रहा है कि जो मिड कैप है वो कम रिस्क के साथ आता है अगर मैं स्मॉल कैप से कंपेयर करूं। वहीं पे जो ग्रोथ है वो स्मॉल कैप के बराबर आती है। ज्यादातर केसेस में हम मान लेते हैं 1 से 1.5% ऊपर नीचे देखने को मिला, लेकिन कई केसेस में मिड कैप ने स्मॉल कैप को आउट परफॉर्म करा है। लेकिन यहां पे 2 क्वेश्चन आते हैं कि यार आप तो इंडेक्स की बात कर रहे हो, हम तो एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर आप एक्टिव मिड कैप म्यूचुअल फंड को एक्टिव स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से भी कंपेयर करोगे तो भी सेम रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर बेंचमार्क इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसके ऊपर बेस्ड म्यूचुअल फंड भी इतना अच्छा काम नहीं करेंगे। क्यों? उसे इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक है वही तो सेलेक्ट करेगा ना एक्टिव फंड मैनेजर भी। तो अगर आप ये सोचो कि एक्टिव में कुछ चेंज हो जाएगा, बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं होता। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मिड कैप कैटेगरी इतना अच्छा परफॉर्म क्यों कर पाती है, क्योंकि यहां पे सुपीरियर ग्रोथ पोटेंशियल होता है। मतलब एक ऐसा बिजनेस जो पहले माइक्रो कैप का था, फिर स्मॉल कैप का हुआ, खुद को बार बार प्रूव किया, फिर वो मिड कैप कैटेगरी में गया है, राइट? तो मतलब बिजनेस मॉडल ऑलरेडी प्रूवन होता है। सेकंड बेस्ट चीज होती है कि वो मार्केट में ना एक्सपेंड कर रहा है। मतलब स्मॉल कैप कंपनियां काफी बार एक्सपेंड नहीं कर पाती, बट मिड कैप मतलब उसने अपना एक ब्रांड एस्टैब्लिश कर लिया है और वो मार्केट के अंदर एक्सपेंड कर रहा है, मार्केट शेयर खींच रहा है स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक से। तो जो स्टॉक होता है उसमें ग्रोथ पोटेंशियल भी काफी हाई होता है। तीसरा और मेन रीजन है डाइवर्सिफिकेशन। अगर मैं केमिकल कंपनी की बात करूं तो आपको लार्ज कैप में बहुत ज्यादा केमिकल कंपनी नहीं मिलेगी, आपको स्मॉल कैप में मिलेगी। अगर मैं बात करूं कंज्यूमर ड्यूरेबल की तो वहां पर भी लार्ज कैप कैटेगरी में नहीं मिलेगी, स्मॉल कैप कैटेगरी में मिलेगी। लेकिन मिड कैप कैटेगरी एक ऐसा स्वीट स्पॉट होता है जहां पे आपको केमिकल कंपनीज भी मिल जाएंगी, जहां पे आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल भी मिल जाएगा, क्योंकि वो इतनी छोटी कंपनी नहीं है कि वो स्मॉल कैप में जा सके, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं हुई है जो लार्ज कैप में जा सके। तो ये एक ऐसा स्वीट स्पॉट है जहां पे आपको सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है जो स्मॉल कैप और लार्ज कैप में नहीं दिखता। तो इसीलिए मिड कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो वेल डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड होते हैं अक्रॉस द सेक्टर। अब मिड कैप कैटेगरी के लिए ये डेटा तो मैंने ढूंढ दिया, लेकिन लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप में ये डेटा कहां से मिलेगा? अच्छे म्यूचुअल फंड्स कैसे चूज कर सकते हो? क्योंकि मार्केट में तो हजारों प्लेटफॉर्म है, लेकिन बेस्ट फीचर देने वाला प्लेटफॉर्म कौन सा है? और आज मैं आपको एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म बताऊंगा जहां पे लाखों लोग 20 साल से ट्रस्ट करते हैं, और ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपकी हेल्प करता है अच्छा डिसीजन लेने में। और इस प्लेटफॉर्म का नाम है रुपीजी। रुपीजी 100% AMFI और सेबी कंप्लायंट है। रुपीजी में ऐसे टूल है जहां पे आप लो रिस्क हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड हजारों की भीड़ में बहुत आसानी से ढूंढ सकते हो। और बस इतना ही नहीं, काफी सारे म्यूचुअल फंड लेते हैं तो ओवरलैपिंग का इश्यू आता है, और अगर आपने कोई नया म्यूचुअल फंड खरीदा है तो उससे आपके पोर्टफोलियो पे क्या इंपैक्ट हुआ है इसका
इनसाइट भी आपको रुपीज में मिल जाएगा और आपको किसी फाइनेंशियल गुरु की जरूरत नहीं पड़ने वाली। अकाउंट ओपनिंग और एएमसी चार्जेस टोटली फ्री है। तो अगर आपको भी अपने पोर्टफोलियो को चेक करना है कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर नहीं, तो आप रुपीजी को डाउनलोड कर सकते हो। लिंक मैंने कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब जानते हैं 3 म्यूचुअल फंड जो कि 2026 की मार्केट कंडीशन के हिसाब से अच्छे दिख रहे हैं। तीसरे नंबर पे हमारा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड। हिस्टोरिकली इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, लेकिन लास्ट 1 साल में ये थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये म्यूचुअल फंड क्यों अच्छा है ये मैं आगे बताऊंगा। अगर हम इसके ओवरऑल एनालिसिस की बात करें पोर्टफोलियो की, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो सबसे ज्यादा होल्डिंग मतलब 14% CBLO के अंदर इन्वेस्ट करा हुआ है, 10% परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज में 8.9%, वन कम्युनिकेशन जिसको पेटीएम कहते हैं 7.92%, कल्याण ज्वेलर्स के अंदर 7.9%, डिक्सन टेक्नोलॉजी के अंदर 6.89% और ऐसे ही आप देख सकते हो काफी सारी कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्ट करा हुआ है। अगर हम बात करें सेक्टर की, तो सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन काफी अमेजिंग है। आईटी सॉफ्टवेयर के अंदर 19% के आसपास, अदर्स के अंदर 18%, टेलीकॉम सर्विसेज 9%, फिनटेक 8.49%, केबल्स 8.36% और ऐसे ही आपको वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो दिख रहा है। एसेट की बात करें तो डोमेस्टिक इक्विटी के अंदर 83% इन्वेस्ट किया हुआ है, कैश इनके पास 18.4% के आसपास है। अगर हम रिस्क की बात करें तो वेरी हाई रिस्क आता है, क्योंकि इक्विटी है तो वेरी हाई रिस्क डिफॉल्ट होना ही है। सो बेसिकली ये फंड इस समय पे अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं। अगर हम इसके पोर्टफोलियो को एनालाइज करेंगे तो आपको इसका आंसर यही मिल जाएगा, जैसे कि परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज, 197, डिक्सन, इटर्नल, ये सारी की सारी जो कंपनीज हैं ये काफी एक्सपेंसिव पी पे चली गई थी। इवन आज भी काफी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि एक्सपेंसिव पी पे बिक रही हैं। दूसरी चीज, ये जो ट्रम्प टैरिफ है ये इन सारे स्टॉक को हैम्पर कर रहा है। अगर आप बात करोगे 50% का टैरिफ और जो डिक्सन सामान बना करके यूएस बेच रहा है उसके ऊपर टैरिफ बढ़ गया, जिससे जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस हैं वो सारे के सारे हैम्पर होते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि जब अच्छे बिजनेसेस सस्ते प्राइस पे मिले तब हमें उनके अंदर एसआईपी करनी चाहिए, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग हमें यह सिखाती है कि अच्छी चीज सस्ती मिलती है तो ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाहिए। यहां पे रिस्क क्या है कि अभी जो बात हो रही है 500% टैरिफ की, तो जितने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस होंगे उन पे झटका आ सकता है। तो अगर आपको लगता है कि 500% टैरिफ लग सकते हैं तो ये म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा रिस्की हो सकता है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि 500% टैरिफ नहीं लग सकता तो फिर ये म्यूचुअल फंड अच्छा हो सकता है, क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है, हाई वैल्यूएशन पे पहले ट्रेड कर रहे थे, आज की डेट में जो वैल्यूएशन है वो धीरे धीरे करके रीजनेबल हो रही है। लेकिन हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, मतलब 5 साल 7 साल 10 साल की, उस केस में ये म्यूचुअल फंड अच्छा दिखता है। जो हमारा अगला म्यूचुअल फंड है उसका नाम है एचडीएफसी मिड कैप म्यूचुअल फंड। हिस्टोरिकली एचडीएफसी मिड कैप ने भी अपने बेंचमार्क को बीट करा है और लास्ट 1 साल के अंदर भी जो एचडीएफसी मिड कैप है ये अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। अगर हम बात करें इसके पोर्टफोलियो की, तो कंपनी की होल्डिंग में आप देख सकते हो 3 पार्टी जो रेपो है उसमें 6% की होल्डिंग है, मैक्स फाइनेंशियल्स के अंदर 4.65, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर 4.21, फेडरल बैंक के अंदर 3.69, इंडियन बैंक के अंदर 3.3, बालकृष्ण इंडस्ट्री 3.31, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में भी इनकी इन्वेस्टिंग है। अगर हम बात करें इसके सेक्टर एलोकेशंस की, तो प्राइवेट बैंक के अंदर 10%, फार्मास्यूटिकल के अंदर 10%, आईटी के अंदर 7%, मिसलिनियस के अंदर 6%, टायर्स के अंदर 5% और बाकी सारा डेटा आप यहां पर देख सकते हो। एसेट की बात करें तो 92% पैसा डोमेस्टिक इक्विटीज में लगाया हुआ है और कैश 7% के आसपास है, और रिस्क यहां पर भी आपको वेरी हाई दिखेगा बिकॉज इक्विटी म्यूचुअल फंड है। अगर हम एचडीएफसी मिड कैप की बात कर रहे हैं तो यहां पर जो पोर्टफोलियो है ये वेल डाइवर्सिफाई है, और यहां पर जो इन्होंने कंपनीज चूज करी है वो इंडियन सेंट्रिक है। मतलब अगर आप मेरे पे 500% का टैरिफ लगा भी दोगे और इंडिया की कंजम्पशन बढ़ती रहती है तो ये म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है ये अच्छा परफॉर्म करता दिख सकता है। लेकिन अगर टैरिफ लगने के बाद हमारी जो इनकम है वो नहीं बढ़ती, काफी सारे जॉब लॉसेस होते हैं, तो चाहे एचडीएफसी हो चाहे दुनिया का कोई भी म्यूचुअल फंड अगर देशी अच्छा नहीं कर रहा तो वो अंडर परफॉर्म कर सकता है। यहां पे एक और रिस्क है कि जो फंड मैनेजर है वो रिसेंटली चेंज हुए हैं, तो नए फंड मैनेजर्स फंड को कैसे मैनेज करते हैं ये देखने वाली बात है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में है या आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो क्लोजली हमें मॉनिटर करना पड़ेगा कि नया फंड मैनेजर कैसे कैसे चेंज करता है। तो एचडीएफसी मिड कैप वन ऑफ द बेस्ट मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड हो सकता है। अब नंबर 1 बताने से पहले कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड जो यहां पे अपनी जगह नहीं बना पाए, जैसे महिंद्रा मन्नू लाइफ का मिड कैप हो गया, इन्वेस्को का हो गया, एडलवाइस का हो गया। इनके
इनको ना चूज करने के पीछे सिर्फ एक रीजन था कि जो अल्फा बीटा था वो इतना ज्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा था एक दूसरे को। दूसरी चीज, वेरी लॉन्ग टर्म के अंदर ये म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंट कंपाउंडर नहीं दिखे थे। तीसरी चीज, डाउन साइड और अपसाइड कैप्चा रेशियो में कुछ इशू था जब मैंने लॉन्ग टर्म का डेटा एनालाइज किया। लेकिन ये म्यूचुअल फंड एज ऑफ नाउ अगर आप एक साल के सिर्फ रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये अच्छे दिख सकते हैं, लेकिन जो पैरामीटर्स हमने इस वीडियो के लिए चूज करे थे उसमें ये फिट नहीं हो रहे थे। तो नंबर 1 म्यूचुअल फंड 2026 के लिए हमने रखा है, उसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप म्यूचुअल फंड। अगर मैं हिस्टोरिकली इसकी बात करूं तो इसकी शुरुआत हुई थी 2019 के अंदर और उसके बाद से ये कंसिस्टेंट आउट परफॉर्म कर रहा है अपने बेंचमार्क को। अगर हम एसेट एलोकेशन की भी बात करें तो आपको यहाँ पे मुथूट फाइनेंस, जिंदल स्टील, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, यूपीएल, भारतीय हेक्साकॉम और ऐसे काफी इंटरेस्टिंग कंपनीज देखने को मिलती है। हम सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो स्टील एंड आयरन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, रियल एस्टेट हो गया, फाइनेंस हो गया, केमिकल हो गया। एक अच्छा वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो देखने को मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कोई एक इंडस्ट्री डूबेगी तो आपका म्यूचुअल फंड गिरना शुरू कर देगा। एसेट्स की बात करें तो 98% इन्वेस्ट करा हुआ है, 1% कैश है। अगर हम इस फंड को देखें और 2026 में इन्वेस्ट करना शुरू करें तो मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज जिस हिसाब की मार्केट कंडीशन इस समय पे बनी हुई है वो पूरा इस पोर्टफोलियो को सूट करती है। क्या रिस्क नहीं है? नहीं, यहां पर भी इसके अपने रिस्क है। जैसे ये कभी भी नंबर 1 म्यूचुअल फंड नहीं रहता, मतलब आपको कभी भी टॉप 2 टॉप 3 के अंदर नहीं दिखेगा, लेकिन उसके बावजूद ये कंसिस्टेंसी के साथ अपने बेंचमार्क को बीट करता है। गिरता है तो कम गिरता है, बढ़ता है तो थोड़ा ज्यादा बढ़ता है। इसको कहते हैं अपसाइड एंड डाउन साइड कैप्चर रेशियो, और अल्फा और बीटा भी इसका काफी अच्छे से सूट करता है इसके पोर्टफोलियो को। इसी के साथ साथ करंट मार्केट सिचुएशन जहां पे वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है, इसका पोर्टफोलियो इसको कम वॉलेटाइल बनाता है एज पर करंट मार्केट। और इसी के साथ साथ जो हमारी दुनिया है काफी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है, तो किसी एक इंडस्ट्री के ऊपर बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, मतलब डाइवर्सिफिकेशन है। अगर कहीं पे मेजर टैरिफ लग भी जाए तो ये पूरा पोर्टफोलियो नहीं गिरेगा। इस वजह से इसको मैंने अपने पोर्टफोलियो में 2026 में नंबर 1 की लिस्ट दी है। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये जो एनालिसिस मैंने करी इसके अंदर ये सब निकल के आया, इसलिए मैंने आपको दे दिया। अदर देन दैट जो हमने म्यूचुअल फंड डिस्कस करे, जैसे महिंद्रा हो गया, इन्वेस्को हो गया, एडलवाइज हो गया, या कोई दूसरा म्यूचुअल फंड जो आपके पोर्टफोलियो में होगा, ऐसा नहीं है वो खराब है, हो सकता है आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिल रहे हो उनसे। ये म्यूचुअल फंड जब हमने चूज किया था तो कुछ पैरामीटर्स थे, उस पैरामीटर्स पे ये अच्छे आए, सो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताना आपके पास कौन कौन से मिड कैप के म्यूचुअल फंड है। थैंक यू।